तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सवाल है वो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक्सरसाइज का 21 नंबर से। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से है। और ये जो सवाल कह रहा है वो सवाल है, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। यानी कि डाइनाइट्रोजन मतलब कि हमारे पास N2 है, हमारे पास N2 है और हमारे पास O2 है, मींस डाइऑक्सीजन है। और ये दोनों रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग रेशियोज में लिया गया है तो अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। अब कहता है कि यहां पर डेटा दिया गया है। डेटा में क्या है, पहले एक्सपेरिमेंट में डाइनाइट्रोजन लिया गया 14 ग्राम, तो डाइऑक्सीजन का मास लिया गया था 16 ग्राम। ये दोनों रिएक्ट कर गया आपस में। ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये 14 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, फिर रिएक्ट कराया गया, कुछ अलग कंपाउंड बना। 28 ग्राम है, 32 ग्राम है, फिर अलग कंपाउंड बना। 28 ग्राम है, 80 ग्राम है, ठीक है, फिर कोई कंपाउंड बना। तो मतलब कि हम जानते हैं कि जब तक हम जिस दो रिएक्टेंट अगर एक खास रेशियो में कंबाइन करते हैं, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है, डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है ना। अगर उस रेशियो से हट करके हम अगर रिएक्ट करवाते हैं तो या तो रिएक्शन नहीं होगा या तो कोई और ही कंपाउंड बनेगा। और यहां स्पष्ट कहा जा रहा है कि यहां रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग यहां पर प्रोपोर्शन में लिया गया है, फिर भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर सवाल है ए नंबर का, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये दिए गए डेटा में कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ जो है वो काम कर रहा है, गिव इट्स स्टेटमेंट, और हमें स्टेटमेंट लिखना भी है। सबसे पहले तो आंसर की बात कर ले, ध्यान दें, पहले कुछ समझ लेते हैं फिर आंसर करते हैं। अब हम करते क्या है, यहां पर जैसे 14 ग्राम डाइनाइट्रोजन है, 16 ग्राम डाइऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो 28 ग्राम अगर हम डाइनाइट्रोजन ले लेते हैं, तो अगर ये डाइनाइट्रोजन 28 ग्राम लेंगे तो ये भी कितना से रिएक्ट करेगा, 32 ग्राम डाइऑक्सीजन से। सिंपल, 14 ग्राम 16 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो इसको 28 कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 32 हो जाएगा। अगर इसको भी 28 ग्राम कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 64 ग्राम डाइऑक्सीजन हो जाएगा ना। ये इसीलिए किए हैं ताकि डाइनाइट्रोजन के मास को हम कांस्टेंट कर दे, 28 28 28 28। ठीक है, अब स्टेटमेंट की ओर ध्यान दो। यहां पर 28 ग्राम जो है डाइनाइट्रोजन एकदम सब में है और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग करके यहां पर है, ये दोनों सेम है, अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर एक स्टेटमेंट था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। क्या था, जब दो एलिमेंट ढेर सारे कंपाउंड बना रहे हो, जिसमें कि एक कोई एलिमेंट का फिक्स मास लिया जा रहा है, एक कोई एलिमेंट का फिक्स मास लिया, जैसे यहाँ 28 ग्राम सबका ले लिया है। ठीक है ना, 28 ग्राम सबका लिया गया है, यानी कि अगर एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मास से रिएक्ट कर रहा हो, तब जो है दूसरे एलिमेंट का जो मास का रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर में रेशियो होता है। दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, यहां पर क्या है कि यहां पर वही चीज हो रहा है कि यहां पर देखोगे अच्छे से, ये जो है डाइनाइट्रोजन का फिक्स मास ले लिए है, डाइऑक्सीजन के अलग अलग मास से रिएक्ट कर रहा है, 32 64 80 है ना। चलो चारों ले लेते हैं, 32 64 32 80। ठीक है ना। तो इन अलग अलग एक्सपेरिमेंट में ये फिक्स वैल्यू में है और इनके मास का तुम रेशियो लोगे तो ये सब जो है रेशियो कट जाएगा। कितना से कट जाएगा, ये 32 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा 32 से नहीं तो 16 से कट जाएगा। वैसे अगर बात करेंगे, हाँ 16 से कटेगा, 16 दूनी 32, 2 बार कटा, 16 चौके 64, 4 बार में, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, 5 बार में। ठीक है ना। यहाँ पर इतने से कटेगा, 2 क्या कहते हैं 2:4:2:5 है ना। ये जो रेशियो है ऑक्सीजन के मास का वो सिंपल होल नंबर में रेशियो आया है। और जब यहां पर कोई एक एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरा एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट मास रिएक्शन करता है, तब हर एक एलिमेंट तब जो दूसरा एलिमेंट है, सेकेंड वाला एलिमेंट,
उसके मासेस का रेशियो जो है सिंपल होल नंबर में होता है। ये लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और उसको ये फॉलो कर रहा है। तो हमारा पहला आंसर होगा कि दिस डेटा फॉलोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहला तो यहां पर बात बन गया। अब यहां स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट की बात करें तो ये लॉ कहता है इफ a fixed mass of a fixed mass of an element reacts with different masses of other element, then the masses of other मैंने सेकेंड एलिमेंट जिसके बारे में बात की है, अदर एलिमेंट इज ऑलवेज इन सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब यहां पर कह रहा है कि अगर हम यहां पर हम इसका रेशियो निकालते हैं 32:64:32:32:80, अगर यहां पर हम रेशियो लेते हैं तो इसका रेशियो देखोगे यहां पर 16 से कटा दो तो ये 2 बार में कटेगा, 2 4 2 और 5, ये रेशियो आया है किसका, डाइऑक्सीजन का। तो व्हेन अ फिक्स मास ऑफ एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ डिफरेंट मासेस ऑफ अदर एलिमेंट, then the masses of the second element are always in simple whole number ratio। यहां पर simple whole number ratio में दिख रहा है, और ये स्टेटमेंट जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आता है, जिसका स्टेटमेंट यहां पर लिख दिए हैं। आप इसको कॉपी कर लो और कॉपी करके एग्जाम में एकदम लिख देना है इसी तरह से, ठीक है। तो ये तो सवाल बन गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। कमेंट में यस और नो जरूर लिखना, ठीक है। और बी नंबर के सवाल की बात करते हैं, जो कि बेसिकली यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड है। हम लोग इसमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिनसे नहीं बना है वो भी देख ले, जो कि थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आ रही है यूनिट कन्वर्जन में, जो बना लिए हैं वो यहाँ से भी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बी नंबर की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन की बी नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं। सवाल में है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। यूनिट कन्वर्जन दिया गया है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है एक दूसरे में, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। आपको इस बुक में, इस चैप्टर में कुछ प्रीफिक्स के नाम दिए गए होंगे। प्रीफिक्स को एकदम ध्यान रखना है कि किस प्रीफिक्स का कैसा यूज होता है। जैसे कि मीटर हो गया, लीटर हो गया, ग्राम हो गया, है ना, ये सभी जो है वो है बेसिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें जो भी किलो लगता है, मिली लगता है, माइक्रो, पीको, फेम्टो, ये सभी जो होता है ना, ये सभी प्रीफिक्स होते हैं। सभी प्रीफिक्स का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। जैसे किलो का सिग्निफिकेंस है 10⁻³ यानी 1000। माइक्रो का सिग्निफिकेंस है 10⁻⁻⁶। उसी प्रकार से मिली का सिग्निफिकेंस है 10⁻⁻3 etc, है ना। इस तरह सबका सिग्निफिकेंस होता है। आइए उन सब की बात करते हैं। सबसे पहले 1 किलोमीटर की बात कर लें तो किलो का मतलब हो गया 1000, ये 1000 मीटर के बराबर हो गया। किलो के प्लेस पर 1000 लिख दिए, मीटर को रहने दिए, ठीक है। अब यहां देखिएगा 1 मीटर जो होता है, अगर हम 1 मिलीमीटर की बात कर लें, 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का मतलब कितना हो गया, मिली का मतलब क्या 10⁻³ हो गया। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ होता है, और वही अगर हम 1 मीटर में कितना मिलीमीटर है ये निकालें तो इस 10⁻³ को आप लेकर आगे आ जाइए इस साइड, तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/10⁻³ मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा, यानी 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। इससे एक चीज ख्याल रहेगा,
अगर 1 मिलीमीटर हमें याद है 10⁻³ मीटर होता है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, सिंपल। तो अगर हम यहाँ पर 1000 मीटर आ चुका है, अब मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को मिलीमीटर में, मीटर को मिलीमीटर में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³ गुना 1000, है ना। 1 मीटर बराबर हो गया 10⁻³ मिलीमीटर, और 1000 मीटर था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ओवरऑल 10⁻6 mm हो जाएगा ये, तो 10⁻6 ये mm हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहीं शुरू करते हैं। पिकोमीटर का मतलब होता है, एक अगर पिकोमीटर की बात कर लें तो पिको का सिग्निफिकेंस है 10⁻12 से, है ना। ये एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। और वही बात कर रिवर्स कर लें, एक मीटर की बात कर लें तो वो एक पिकोमीटर हो गया 10⁻12 मीटर, और इसको रिवर्स अगर करें तो एक मीटर 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर हो जाएगा, है ना, रिवर्स कर देंगे तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में है 1000 मीटर, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1 मीटर जो होता है वो 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होता है, तो 1000 हमारे पास मीटर है, तो 1000 गुना 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होगा, तो हो गया 10 कितना 15 पिकोमीटर, नहीं 12 और 3 जीरो यहाँ से 15 हो जाएगा, तो 10 कितना हो गया 15 पिकोमीटर के बराबर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं, मिलीग्राम है, ठीक है। 1 मिलीग्राम की बात कर ले तो आप जान रहे हो कि 1 ग्राम जो होता है वो 10⁻³ मिलीग्राम के इक्वल होता है, सॉरी 1 मिलीग्राम जो होता है, 1 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है, क्योंकि मिली का सिग्निफिकेंस किससे है 10⁻³ से है। तो इसको रिवर्स अगर कर ले हम लोग यहाँ पर, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा 10⁻³ मिलीग्राम के इक्वल, यानी 1000 मिलीग्राम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, 1 मिलीग्राम हो गया 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम हो गया। और 1 ग्राम की बात कर लें तो 1 केजी में, देखो यहाँ पर 1 केजी जो है वो होता है 10⁻³ यानी 1000 ग्राम के इक्वल, तो 1 ग्राम कितना किलोग्राम हो जाएगा 10⁻³ केजी के इक्वल हो जाएगा। रिवर्स हो गया ना, 1 ग्राम से किलोग्राम जब बदलना हो तो यहाँ पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो 1 ग्राम 10⁻³ केजी के इक्वल होगा, और हमारे पास ग्राम में भी कितना है 10⁻³ है, तो 10⁻³ हमारे पास पहले से ग्राम में है, और ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ओवरऑल कितना हो गया 10⁻6। अब ये किस में आ चुका है, केजी में आ चुका है, तो 10⁻6 केजी हो गया। और इसको भी कन्वर्ट किस में करना है, नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर हम 1 नैनोग्राम की बात कर लें तो नैनो का सिग्निफिकेंस होता है 10⁻⁹ से, ये ग्राम -10⁻⁹ ग्राम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखोगे ग्राम यहाँ पर मिला है ना, तो यहीं से काम करते हैं। 1 नैनोग्राम में हम लोग अगर नैनोग्राम में निकालें तो 1 नैनोग्राम 10⁻⁹ ग्राम के इक्वल होता है, और जब ग्राम को नैनोग्राम में बदलना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10⁹ ये नैनोग्राम के इक्वल हो जाएगा, यानी रिवर्स करेंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम में है, नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कितना दिया हुआ है 10⁻³ ग्राम है कि नहीं है, इतना है। इसको कन्वर्ट करना है नैनोग्राम में, नैनोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻6 नैनोग्राम हो जाएगा, यहाँ 10⁻6 नैनोग्राम हो गया। क्लियर है। अब यहाँ देखोगे 1 मिलीलीटर, मिली का सिग्निफिकेंस किससे 10⁻³ से, तो डायरेक्टली हो गया 10⁻³ हो गया। अब यहाँ पर है ये 10⁻³ लीटर हो गया, तो ये कितने डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। ये बहुत ही ज्यादा जो ना समझने वाली बात है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें। याद रखोगे वॉल्यूम का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब अगर तीनों मीटर में हो तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है।
तीनों अगर लीटर में हो, तीनों अगर मान लो कि सेंटीमीटर में हो, तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है ना। ये तीनों का ये यूनिट हम बता रहे हैं, यूनिट इतना पॉसिबल है। अगर यूनिट यहाँ तीनों डेसीमीटर में हो तो इसका यूनिट क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब हो सकता है। मजे वाली बात ये है, डेसीमीटर क्यूब को ही जो ना सिंबॉलिकली क्या लिखा गया है, लीटर लिखा गया है, और सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिखा गया है, मिलीलीटर। चूंकि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो यहां देखोगे डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, डेसीमीटर गुना डेसीमीटर गुना डेसीमीटर, और सबको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, नहीं। और यहां से तुम मालूम कर सकते हो, इस डेसीमीटर क्यूब को लीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर बोलते हैं, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहां पर याद रखना है, सेंटीमीटर क्यूब को ही मिलीलीटर लिखते हैं, डेसीमीटर क्यूब को ही लीटर लिखते हैं। तो जितना लीटर में है उतना ही क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि दोनों आपस में बराबर चीज ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अंत नहीं है, यहाँ पर ढेर सारे और भी तुमको यूनिट कन्वर्जन्स तुम्हारे चैप्टर्स में मिलते रहेंगे, और केवल ये फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। ऐसा काम तुमको लगभग हर चैप्टर में करना होगा। जहां भी न्यूमेरिकल में आएगा वहां आंसर में तुमको कह सकता है कि आंसर इन ग्राम, आंसर इन नैनोग्राम, आंसर इन फलना फलना, है ना। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री हर जगह यूनिट में आपको ऐसे ऐसे सवाल सब आते रहेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको इस चैप्टर में सॉल्व करने हैं अच्छे से। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में केवल केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरे साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए अच्छे से इस चैप्टर को सॉल्व करें। कोई चीज आपके लिए यहाँ पर छोटा नहीं है। ठीक है, ये मत समझना कि यहाँ जोड़ने घटाने गुना भाग डेसिमल को यहाँ से वहां करने में सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब चीज तो बच्चा वाला चीज सब है, ऐसा मत समझना। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, जैसे कि तुमको और भी चैप्टर पढ़ने होते हैं ना, जितना तुम मेहनत करके पढ़ते हो ना, वैसे ही तुमको इस चैप्टर के भी छोटे छोटे टर्म्स को भी अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे टर्म्स में आगे अगर गलती हो जाती है, गलती से अगर यूनिट तुम अगर गलत कर दोगे तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल तुम्हारा गलत हो जाएगा। फिर ज्ञान जो है तुम्हारा बड़ा बड़ा ज्ञान सब धरा का धरा रह जाएगा, तुम आंसर ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है इस पर प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। इसलिए कहा जाता है कि आपके एनसीईआरटी में जितना सवाल है सवाल बना लो, अच्छे से प्रैक्टिस उससे होता है। ठीक है, और शायद इसलिए तुम इस वीडियो को देख भी रहे हो। बेसिक बात, इतना वीडियो लंबा नहीं करना है हमको। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करना। बाय बाय।